Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about monetary policy rates that have remained unchanged. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले देखो इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है. This Monetary Policy Committee was established in 2016 by amending RBI Act of 1935, and the purpose of creation of this Monetary Policy Committee was to give the responsibility of framing monetary policy to this particular committee. तो सरल शब्दों में देखो इस कमेटी को 2016 में बनाया गया है. उससे पहले RBI गवर्नर ही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते थे RBI की, और इसके बाद जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट टू द RBI एक्ट ऑफ 1935, उसके बाद एक 6 मेंबर की कमेटी बना दी गई जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. अब ये कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, अकेले RBI गवर्नर अब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम नहीं करते हैं. एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल हैव 6 members, एंड दीज 6 members आर द RBI गवर्नर हिमसेल्फ. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑल्सो. उसके अलावा RBI के डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक RBI के ऑफिशियल को मेंबर रखा जाता है ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. और उसके अलावा 3 members आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट साइड. और जो डिसीजन होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, एंड डिसीजन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट. यानी कि अगर 4 वोट किसी एक साइड में पड़ गए तो उस डिसीजन को माना जाएगा. 6 लोग हैं, कम से कम 4 वोट चाहिए किसी भी फैसला को लिए जाने के लिए. बट इन केस ऑफ टाई द RBI गवर्नर्स डिसीजन विल बी द वैलिड वन. वो एक्सेप्टेड होगा इन केस ऑफ टाई. और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट इज़ डन एवरी 2nd month. और ये न्यूज़ आर्टिकल इसीलिए आया है क्योंकि कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है और उसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया गया है. और इसके पहले द सेम रिव्यू वाज डन इन द मंथ ऑफ मे. तो हर 2 महीने पे ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ होती है, आई होप कि आप सबको पता ही है. ब्रीफली उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने यहाँ इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है फॉर योर रेफरेंस. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो एज आई सेड कि हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग मॉनेटरी पॉलिसी. तो कल RBI केम आउट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू फॉर नेक्स्ट 2 months, एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन दिस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज़ आर. फर्स्ट, द की पॉलिसी रेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज. तो लास्ट टाइम जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई थी दैट वाज ऑन 22nd में, आप देखो. और इस बार फिर से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई है ऑन 6th August. और लास्ट बार जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के की रेट्स थे सारे के सारे वही रिटेन किए गए हैं. नन ऑफ देम हैव बीन चेंज्ड. फॉर एग्जांपल, बैंक रेट हैज़ बीन 4.65%, रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट 4%, रिवर्स रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट 3.35%, CRR 3% एंड SLR 18%. उसके अलावा कुछ और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं. फॉर एग्जांपल, banks are allowed to restructure stressed corporate and MSME loans. तो जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं कॉरपोरेट सेक्टर के, MSME के, आपको पता है कि कोविड-19 के कारण काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, तो कई सारे हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स एंड MSME हैव कम, उनके जो लोन्स हैं दे हैव कम इनटू द स्ट्रेस्ड सेगमेंट. तो उसको रीस्ट्रक्चर करने को अलाउ किया है RBI ने. रीस्ट्रक्चर करके कर सकता है बैंक, उसकी थोड़ी बहुत ओनरशिप ले सकता है इस MSME या कॉरपोरेट की. हो सकता है कि उनके किसी एक सेगमेंट को वो अक्वायर करके वापस से रीसेल कर दे इन ऑर्डर टू गेट बैक इट्स लोन अमाउंट. तो ये सारी तरीके अप्रोच लिए जा सकते हैं इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉरपोरेट एंड MSME लोन्स. उसके अलावा नो न्यू मोराटोरियम ऑन लोन्स टू इंडिविजुअल्स बियॉन्ड 31 अगस्त। तो आपको पता है कि जब कोविड-19 के लॉकडाउन अनाउंस हुए
उसके बाद कुछ एक मोराटोरियम अनाउंस किया गया था आरबीआई द्वारा, मोराटोरियम ऑन इंडिविजुअल लोन्स, कि हमने मान लो हाउस लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो हमें 2-3 महीने तक जो भी मोराटोरियम का विंडो था उन महीनों तक के लिए हमें इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये विंडो को एक्सटेंड किया गया था टिल 31 अगस्त, लेकिन उसके आगे अभी इस मोराटोरियम को एक्सटेंड नहीं किया गया है। नाउ वी विल हैव टू पे इंटरेस्ट अमाउंट ऑन आवर लोन बियॉन्ड दिस सर्टेन पीरियड। उसके अलावा 10,000 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया गया है टू सपोर्ट नाबार्ड एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है, दैट स्टार्टअप्स आल्सो हैव बीन नाउ इंक्लूडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। देखो, एक अलग से 2 आर्टिकल को हम यहाँ जोड़ करके पढ़ रहे हैं। पहला आर्टिकल तो वाज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और दूसरा आर्टिकल उससे रिलेटेड था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कि हाउ इन्फ्लेशन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स आर लिंक्ड। तो ज़रा देखते हैं और उसमें पूरी एनालिसिस भी करते हैं। तो देखो, एज वी ऑल नो दैट इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग ए मैसिव स्लो डाउन, वी आर इन द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फॉरगेट अबाउट ग्रोथ। तो ऐसे टाइम में एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दैट RBI will adopt a monetary policy that will be very expansionary, और expansionary monetary policy का मतलब है that RBI will cut down the repo rate further। लेकिन RBI ने रेपो रेट फर्दर कट डाउन नहीं किया है इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, और उसके पीछे जो कारण है वो है इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट इज पिकिंग अप। तो जब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उस टाइम में RBI अगर रेपो रेट फर्दर कट डाउन करेगी तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जरा देखते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल दैट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट। देखो, तो ब्रीफली समझ लेते हैं हाउ रेपो वर्क्स। अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो रेपो, रिपर्चेज ऑब्लिगेशन, इज अ शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट बाय RBI टू कॉमर्शियल बैंक। सरल शब्दों में ये वो रेट है जिस रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है फॉर शॉर्ट टर्म। और अगर RBI रेपो रेट डिक्रीज करती है देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट कॉमर्शियल बैंक्स ऑल्सो डिक्रीज देयर लेंडिंग रेट इन द इंडियन इकोनॉमी, एंड विथ रिड्यूस्ड लेंडिंग रेट बाय द RBI फॉर कॉमर्शियल बैंक्स देयर इज रिड्यूस्ड लेंडिंग रेट फॉर कॉमर्शियल बैंक्स टू द इंडियन इकोनॉमी। इससे ज़्यादा कंज्यूमर्स लोन लेते हैं बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से, और इससे इंडियन इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई दोनों ही पिक करता है, और इससे उम्मीद की जाती है कि इंडियन इकोनॉमी और ग्रो करेगा। देखो, जरा समझते हैं इस फिगर की मदद से। देखो, RBI है दैट इज़ द रेगुलेटर ऑफ आवर फाइनेंशियल सेक्टर, और ये है मान लो इंडियन इकोनॉमी, ये हम सब हैं। तो इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी में मेनली 2 तरह के लोग होते हैं। वन आर द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड अदर आर द कंज्यूमर्स, जो इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो अब हमें, और बीच में होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ये कॉमर्शियल बैंक्स कई सारे HDFC, SBI, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स, ये कॉमर्शियल बैंक्स हमें लोन देते हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हों या कंज्यूमर्स हों, दे टेक लोन फ्रॉम दीज कॉमर्शियल बैंक्स। और इन कॉमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है फ्रॉम RBI, और ये जिस रेट पे लोन मिलता है इन कॉमर्शियल बैंक्स को इन शॉर्ट टर्म, उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। तो मान लो हाइपोथेटिकली रेपो रेट है अगर 5%, तो ये कॉमर्शियल बैंक्स हम सबको, प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को इन इंडियन इकोनॉमी विल पास द लोन एट सम हायर रेट 9%। तभी तो जो बीच का अमाउंट है, डिफरेंस है, वो इस बैंक का प्रॉफिट होगा। अदरवाइज बैंक कैन नॉट गिव लोन बिलो 5%, क्योंकि 5% पे तो उसको RBI से पैसा मिल रहा है। सो there has to be some difference between the repo rate and the lending rate of the banks। अगर मान लो रेपो रेट 5% से RBI घटा करके 4% कर देती है, तो ये बैंक हो सकता है कि अपना लेंडिंग रेट 9% से घटा के 8% कर दे। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट वेन एवर रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, द लेंडिंग रेट फॉर द बैंक्स आर ऑल्सो डिक्रीज्ड। और जब लेंडिंग रेट डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, हमारे आपके जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू टेक मोर होम लोन, कार लोन। सो कंजम्पशन बढ़ता है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है, ओवरऑल कैश फ्लो बढ़ता है, और इससे होता है इन्फ्लेशन पिक करने लगता है समटाइम्स व्हेन पीपल हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स, लेकिन
गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर, देन इन दैट केस इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इसी को समटाइम्स कहते हैं हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। सो देखो, रेपो रेट को घटाने से एक उम्मीद रहती है कि ग्रोथ रेट पिक करेगा। व्हेन आरबीआई डिक्रीजेज रेपो रेट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट व्हेन मोर फंड flows in the hands of the producer and consumers will demand more, producers will produce more, and in that case the growth of the Indian economy will pick up. But at the same time there is simultaneous risk of inflation, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है, और अगर देखो दोनों को ही पैसा मिल रहा है सस्ते दामों पे, अगर लोगों ने ज़्यादा सस्ता लोन ले लिया और ये प्रोड्यूसर उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज उतनी प्रोड्यूस हो नहीं पाएंगी, तो नेचुरली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। सो दैट इज ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ डिक्रीजिंग रेपो रेट दैट माइट लीड टू इन्फ्लेशन। अब जरा समझते हैं कि वाई आरबीआई डिड नॉट रिड्यूस रेपो रेट। तो देखो, इसको फिर से एक बार थोड़ी सी एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। दिस वाज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई in 2015, and according to this agreement the RBI has been given responsibility to keep the inflation rate, consumer price index inflation rate या retail inflation rate between 2% to 6%। आप देख सकते हो, according to monetary policy framework agreement RBI had to keep inflation rate between 2% to 6%, यानी कि 4% plus minus 2%। और this टारगेट हैज़ बिन गिवन टू आरबीआई टिल 2021। तो 2021 के बाद ये अग्रीमेंट लैप्स हो जाएगा, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में नया अग्रीमेंट होगा। और इफ़ द कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको हम सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इफ़ इट इज़ आउट ऑफ दिस रेंज फॉर 3 successive quarters, then it will be considered as a failure of monetary policy, and in that case RBI will have to explain the reasons and suggest corrective measures। तो अब जरा देखते हैं कि आरबीआई ने आखिर रेपो रेट और क्यों नहीं घटाया है। द रीज़न इज दैट इन द लास्ट मंथ, इन जून मंथ, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ रिटेल सेक्टर वॉज 6.09%। मतलब इसने ये जो लिमिट है उसको ब्रीच कर दिया था। मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट आरबीआई को रखना है टिल 6%, और इन्फ्लेशन रेट ने इस लिमिट को ब्रीच कर दिया था। तो इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट को और कम नहीं किया है, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस थे। और अगर 3 क्वार्टर से ज़्यादा इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा रहता है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऑफकोर्स आरबीआई वुड नॉट लाइक टू हैव दैट। The next article is taken from international segment. It is about China raising Kashmir issue at UNSC. This topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, हाल फिलहाल में आज 7 अगस्त है, और आज से 2 दिन पहले 5 अगस्त वाज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मॉडिफिकेशन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले साल 5 अगस्त को ही भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को चेंज कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था बाय मॉडिफाइंग आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद से ही चाइना बार बार इंडिया के अगेंस्ट क्वेश्चंस रेज कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट इश्यूज रेज कर रहा है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना बार बार ये बात रखने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया इज़ वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल, और इस कारण से भारत सरकार के खिलाफ कुछ एक एक्शन लेना चाहिए यूएनएससी को। और हाल फिलहाल में जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि चाइना ने एक रिजोल्यूशन रखा, एक प्रपोजल रखा है इन फ्रंट ऑफ यूएनएससी इन इट्स क्लोज्ड डोर सेशन ऑफ यूएनएससी, और वो प्रपोजल है कि इंडिया के खिलाफ कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए फॉर इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर वैली। तो चला पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर दीज क्लोज्ड डोर सेशंस ऑफ यूएनएससी। तो देखो, आप सबको एक बात तो पता है कि यूएनएससी के 15 मेंबर्स होते हैं। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर 2-year टर्म्स। तो ये अभी के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको पता है कि इंडिया इलेक्ट हो गया एज नॉन परमानेंट मेंबर, लेकिन इंडिया की टेन्योर स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो अभी के लिए इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूएनएससी।
और इन सारे 15 कंट्रीज़ की एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है जनरली हर 2 महीने पे 3 महीने पे। उस इनफॉर्मल मीटिंग को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड डोर सेशन ऑफ यूएनएससी। और उस इनफॉर्मल मीटिंग में कोई भी मेंबर इन 15 में से कोई एक इशू सजेस्ट कर सकता है कि इस मुद्दे पे हमें मिल करके कुछ फैसला लेना चाहिए। एंड इफ अ कंसेंसस इज डेवलप्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, तो फिर उस मुद्दे पे एक स्टेटमेंट रिलीज करता है यूएनएससी। और हाल फिलहाल में जो न्यूज़ है वो ये है कि चाइना ने एक क्लोज डोर मीटिंग में यूएनएससी के एक प्रपोजल रखा कि इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट रिलीज किया जाना चाहिए फॉर इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बाकी के जो 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, फ्रांस, रसिया, यूके और ब्रिटेन, इन सब यूके एंड यूएस, इन सब ने पूरी तरह से चाइना के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। अब जरा समझते हैं कि आप इसके पीछे की थोड़ी सी और बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि चाइना ऐसा इशू पहली बार रेज कर रहा है इंडिया के खिलाफ। चाइना हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू रेज दिस कश्मीर इशू एट यूएनएससी अगेंस्ट इंडिया। पिछले साल जब 5 अगस्त को हमने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, तो उसके कुछ दिनों बाद ही 16 अगस्त को चाइना ने इस तरह का एक रिजोल्यूशन रखा था इन क्लोज डोर मीटिंग ऑफ यूएनएससी। इस साल फिर जनवरी 2020 में चाइना ने एक इस तरह का रिजोल्यूशन रखा था अगेंस्ट इंडिया इन क्लोज डोर मीटिंग ऑफ यूएनएससी। और फिर हाल फिलहाल में परसों के दिन यानी कि 5 अगस्त को चाइना ने फिर से ये इशू रेज किया है इन क्लोज डोर सेशन ऑफ यूएनएससी। एंड ऑन ऑल दीज 3 ओकेजन्स, जो बाकी के 4 परमानेंट मेंबर्स है, जैसा कि मैंने कहा, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया, दे हैव रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ऑफ चाइना। दे हैव क्लियरली सेड दैट कश्मीर इज एन इंटरनल इशू ऑफ इंडिया। और अब इस ओकेजन पे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है। तो इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट वेयर इट हैज सेड दैट चाइना इज पॉलिटिसाइजिंग द इंटरनेशनल फोरम ऑफ यूएनएससी फॉर पॉलिटिकल एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, जो इंटरनेशनल फोरम्स बनाए जाते हैं, दे आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ ऑल कंट्रीज। अब वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंट्री अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट से मोटिवेट होकर के एक्शन लेने लगे, देन दैट इज कंडेमेबल, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। और चाइना यही कर रहा है। चाइना इंडिया और चाइना के बीच के जो टेंशन्स हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है विथ हेल्प ऑफ इट्स परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। और बार बार इंडिया के अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है इन यूएनएससी। सो चाइना इज मिसयूजिंग इट्स परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। तो इट इज़ यूजिंग इट्स परमानेंट सीट फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड सेल्फिश इंटरेस्ट। और इस कारण से इंडिया ने कहा है दैट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म यूएनएससी। अब वक्त आ गया कि हमें यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहिए। वी नीड टू मेक इट मोर इंक्लूसिव, मोर डेमोक्रेटिक। और कंट्रीज जैसे कि इंडिया हु आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर, हमें यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। सो यू कैन मग अप दिस स्टेटमेंट एज इट इज़। The next article is taken from national segment. It is about Rohtang Tunnel that may be inaugurated in September. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view, energy, ports, roads. रोहतांग टनल, इसके बारे में जानते हैं। देखो, इसका ओरिजिनल नाम है अटल रोहतांग टनल। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के पीछे इस टनल को नाम दिया गया है अटल रोहतांग टनल। इस रोहतांग टनल का इम्पोर्टेंस समझते हैं। ये रोहतांग पास के नज़दीक है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये लेह और मनाली वाला जो हाईवे है उस पे ये लाई करता है। तो देखो, मनाली से जब हम लेह की तरफ जाते हैं, लद्दाख की तरफ जाते हैं, तो अभी के लिए जो हमारे पास रास्ता है वो ये है कुछ, कि हम मनाली से फिर रोहतांग पास जाते हैं, फिर रोहतांग पास से सीसू जाते हैं, और फिर केलोंग होते हुए हम लद्दाख, लेह और लद्दाख जा सकते हैं। लेकिन ये जो टनल बनाया जा रहा है जिसका नाम है अटल रोहतांग टनल, ये हमें बाईपास कर देगा इस लंबे रास्ते को। इस लंबे रास्ते को हमें नहीं लेना होगा विथ हेल्प ऑफ दिस टनल। और इसकी लेंथ है लगभग 8.8 किलोमीटर। हमें ये छोटा रास्ता लेना होगा और इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो मनाली और लेह के बीच का डिस्टेंस लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, और ये रास्ता छोटा है। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये टनल कभी भी सर्दी के टाइम में बंद नहीं होगा। अदरवाइज ये जो रोहतांग टनल, रोहतांग पास है यहाँ पे, ये रास्ता सर्दियों के टाइम में स्नोफॉल के कारण बंद हो जाता है।
और करंट न्यूज़ ये है कि ये टनल बन के तैयार हो चुका है एंड नाउ दिस इज रेडी फॉर इनॉग्रेशन एंड इट माइट बी इनॉग्रेटेड फॉर यूज इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इस टनल का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस समझते हैं। ये टनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस टनल लाइज ऑन लेह मनाली हाईवे एंड देयर आर जस्ट 2 रूट्स टू रीच लेह और लद्दाख रीजन। आपको पता है कि लेह और लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। चाइना और पाकिस्तान दोनों इस एरिया में इंकर्जन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें मान लो दिल्ली से लेह या लद्दाख जाना हो तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। वन, वी कैन मूव थ्रू दिस मनाली, देन थ्रू मनाली एंड लेह हाईवे हम ले सकते हैं। दिस वन इज मनाली टू लेह हाईवे। और दूसरा, वी कैन मूव इन दिस पाथ एंड वी कैन टेक द श्रीनगर टू कारगिल टू लेह हाईवे। ये 2 रास्ते हैं, लेकिन इन दोनों ही रास्तों में एक प्रॉब्लम है। देखो, ये दोनों ही रास्ते सर्दी के दिनों में कम से कम 4 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। और वैसे टाइम में होता क्या है कि लगभग पूरा का पूरा लद्दाख सेक्टर का कनेक्शन रेस्ट ऑफ इंडिया से एक बार के लिए टूट जाता है और हमारी आर्मी की सप्लाईज, एम्यूनेशंस, फूड सब कुछ एक बार के लिए रुक जाती है। और इस कारण से हमारी थोड़ी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है इस एरिया में, हमारा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है इन लद्दाख रीजन, इन कारगिल रीजन। इसी का फ़ायदा उठाया था पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 1999 में, जब उन्होंने कारगिल एरिया में घुसपैठी की थी। व्हेन देयर वाज इंट्रूजन इन कारगिल एरिया, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली, बिकॉज द रोडवेज फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड दैट इज़ वाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कुड नॉट नो कि ये एरिया में इंट्रूडर्स घुस रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं। जब गर्मी का टाइम आया तब हमें रियलाइज हुआ कि कई सारे घुसपैठी इस एरिया में घुस करके बैठे हुए हैं। दैट लीड टू कारगिल वॉर। तो हम अब इस प्रॉब्लम को होने नहीं देना चाहते। वी वांट टू हैव एन ऑल वेदर रोड दैट कुड प्रोवाइड अस कनेक्टिविटी टू लेह एंड लद्दाख रीजन। हम चाहते हैं कि दिल्ली टू लद्दाख की कनेक्टिविटी सालों भर बनी रहे डिस्पाइट स्नोफॉल। तो हम स्नोफॉल के कारण अपनी कनेक्टिविटी लूज होने नहीं देना चाहते। दैट इज वाई वी आर बिल्डिंग 2 टनल्स। हम 2 टनल बना रहे हैं। देखो, पहला टनल तो हम यहां बनाएंगे। देखो, मनाली से लेह वाले हाईवे पे बनाएंगे, यहां पे कहीं पे। ये इसका नाम है अटल टनल। और दूसरा टनल हम बना रहे हैं जिसका नाम है जोजिला टनल, दैट विल कनेक्ट श्रीनगर टू कारगिल। और ये दोनों टनल की मदद से, ये दोनों टनल कभी भी स्नोफॉल से बंद नहीं होगा। इन दोनों टनल की मदद से India will have an all weather connectivity, ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख। तो सालों भर जब भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत होगी लद्दाख रीजन में, हम कर सकते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का थ्रेट जो लेह और लद्दाख रीजन में, उसको बहुत हद तक कर्ब किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दीज 2 टनल्स, अटल टनल और जोजिला टनल। अब न्यूज़ अटल टनल से रिलेटेड है कि ये अटल टनल बन के तैयार हो चुका है, लेकिन ये जो जोजिला टनल है ये अभी भी रेडी नहीं है। दिस विल बी कंप्लीटेड बाय 2022-23 एंड वंस दीज 2 टनल्स आर कंप्लीटेड, इंडिया विल हैव 2 रोड्स विथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लेह एंड लद्दाख फ्रॉम दिल्ली एंड दिस विल हैव ह्यूज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। The next article is taken from economy segment. It is about KV Kamath Committee. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. देखो, इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। आरबीआई ने पिछले साल 7 जून को एक नई स्कीम चलाई थी, या एक समझो तो एक नई गाइडलाइन चलाई थी फॉर कॉमर्शियल बैंक्स। उस गाइडलाइन का नाम था प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये आरबीआई ने गाइडलाइन रिलीज किया था कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। तो इसके पहले कि हम आगे और चीज़ देखें, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेस्ड एसेट्स होते क्या हैं। देखो, बैंक जो भी लोन देता है कस्टमर्स को, वो उस बैंक के लिए एसेट कहा जाता है, क्योंकि बैंक को उस पर कमाई मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है। अब एसेट्स अगर उस पर कमाई मिलनी बंद हो जाए तो वही चीज़ उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। सॉरी, इट्स नॉट लाइबिलिटी, इट विल बी कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखो, अब एसेट 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट्स भी 2 तरीके के होते हैं, रेगुलर एंड स्ट्रेस्ड।
रेगुलर एसेट वो है जिसमें नील डिले है, मतलब मान लो हमने लोन लिया है बैंक से और हर महीने के अंत में जो मुझे ड्यू अमाउंट होता है इंटरेस्ट का वो मैं हर महीने चुका देता हूँ, देन दैट माई लोन अमाउंट विल बी अ स्टैंडर्ड रेगुलर एसेट फॉर द बैंक। सरल शब्दों में अगर उस पर इंटरेस्ट अमाउंट एक भी दिन से डिले नहीं है देन दैट इज स्टैंडर्ड रेगुलर एसेट फॉर द बैंक। लेकिन अगर मान लो मुझे लोन का इंटरेस्ट अमाउंट चुकाना था और मैंने उसको चुकाया नहीं, देन दैट लोन अमाउंट फॉर द बैंक विल कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड स्ट्रेस्ड एसेट, और ये स्ट्रेस्ड एसेट रहेगा फॉर 1 to 90 डेज डिले। मान लो मुझे आज चुकाना था और मैंने आज नहीं चुकाया तो आज से ही वो स्ट्रेस्ड एसेट कहा जाएगा, और अगर 90 दिनों तक मैंने इसका लोन नहीं चुकाया तो 90 दिनों तक दैट विल बी नोन एज स्ट्रेस्ड एसेट। उसके बाद दैट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब आपको दोनों एसेट के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। बैंक्स जो भी लोन देती है दैट इज एसेट, इफ the loan amount is not paid, interest amount is not paid for more than 90 days, then the same asset is now classified as non performing asset. अगर लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट अमाउंट पे एक भी दिन का डिले हो गया then that is known as stressed asset and that remained stressed asset for 1 to 90 days of delay. अब जरा आते हैं, देखो ये स्ट्रेस्ड एसेट्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, आरबीआई अंडरस्टैंड्स दिस, क्योंकि अगर हमने स्ट्रेस्ड एसेट को ही रोक दिया तो नेचुरली हम एनपीओ को रोक देंगे। सो आरबीआई डज नॉट वांट दिस स्ट्रेस्ड एसेट्स टू बिल्ड अप। तो इसलिए आरबीआई अलग अलग फ्रेमवर्क लेकर के आती है कि जैसे ही कोई एसेट स्ट्रेस्ड हो, यानी कि जैसे ही कोई लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट आना बंद हो बैंक का, पहले ही बैंक उस पर एक्टिविटी ले ले, कुछ एक्शन ले ले ताकि वो स्ट्रेस्ड एसेट एनपीए ना बन सके। तो इसके लिए आरबीआई ने एक रेगुलेशन या गाइडलाइन रिलीज किया जिसका नाम है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। और ये जो रिजोल्यूशन है, ये जो गाइडलाइन है, दिस गाइडलाइन रिप्लेस्ड द गाइडलाइन ऑफ 2018। तो 2018 में ऑलरेडी आरबीआई ने एक गाइडलाइन रिलीज किया था फॉर कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, लेकिन उस गाइडलाइन को चेंज करके 2019 में आरबीआई ने इस गाइडलाइन को रिलीज किया, क्योंकि जो 2018 वाला गाइडलाइन था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसके कई सारे प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो फिर इस कारण से आरबीआई ने अपने इस 2018 वाले गाइडलाइन को चेंज करके 2019 का एक नया गाइडलाइन रिलीज किया जिसका नाम है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो जरा समझते हैं कि आखिर 2018 वाला गाइडलाइन क्या था, ब्रीफली समझ लेंगे और फिर देखेंगे कि अभी का नया गाइडलाइन है जिसका नाम है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, इसमें और पुराने वाले गाइडलाइंस में अंतर क्या है। तो देखो, पहले जो गाइडलाइंस 2018 में आई थी उसमें बैंक्स हैड टू रेफर बोरोवर टू एनसीएलटी इफ इट फेल्ड टू रिजॉल्व द अकाउंट विद इन 180 डेज। सरल शब्दों अगर मैं बोलूं तो बैंक्स को पहले ही दिन रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने था। मान लो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड रेगुलर एसेट है, अगर मैंने एक दिन का भी उस पर लोन डिले किया, इंटरेस्ट डिले किया, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेस्ड एसेट। तो जो 2018 वाली गाइडलाइन थी उसमें कहा गया था कि अगर एक दिन का भी इंटरेस्ट अमाउंट पे डिले होता है, यानी कि एक दिन से भी अगर कोई एसेट स्ट्रेस्ड एसेट बनता है तो जो कॉमर्शियल बैंक है जिसने वो लोन दे रखा है वो उस लोन की रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, मतलब उस लोन के रिजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और पूरा का पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से पहले दिन से ही रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं की जाएगी। द लेंडर विल बी गिवन ए 30 डेज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिजोल्यूशन प्लान। तो पहले दिन ही रिजोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगी, 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा जो बोरोवर है और उसके बाद उसके खिलाफ रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। The 2018 norms was applicable only for banks, while this norm is applicable not just for banks but small finance banks and NBFCs as well। तो अगर NBFC ने भी कोई लोन दे रखा है या स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी कोई लोन दे रखा है तो वो भी इस नए प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकता है और रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। उसके अलावा देखो एक जो इम्पॉर्टेंट और डिफरेंस है कि पहले वाले केस में 2018 में बैंक्स वेयर मैंडेटेड टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस वंस द एसेट बिकम्स ए स्ट्रेस्ड एसेट, यानी कि बैंक्स, मान लो कोई बैंक है एसबीआई है, उसने लोन दे रखा है किसी को और अगर एक दिन से भी वो स्ट्रेस्ड एसेट बन जाता है तो बैंक्स के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अब रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करे। लेकिन इस नए प्रोविजन के हिसाब से द लेंडर्स, मतलब द बैंक्स, आर गिवन द चॉइस टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर इंसॉल्वेंसी और रिकवरी। तो इसमें बैंक्स के ऊपर ऑप्शन है कि वो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करे या ना करे।
उसके अलावा ये लास्ट वाला पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले प्रोविजन में एग्रीमेंट ऑफ ऑल द लेंडर्स वाज रिक्वायर्ड ऑन द रिजोल्यूशन क्लॉज। मतलब मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ XYZ और मैंने 50% लोन ले रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और 50% लोन ले रखा है PNB से। तो पहले वाले केस में दोनों ही कंपनीज को जिसने भी मुझे लोन दे रखा है SBI और PNB सबको मानना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे खिलाफ रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन इन दिस न्यू प्रोविजन नाउ अग्रीमेंट ऑफ 75% लेंडर्स बाय डेट वैल्यू एंड 60% लेंडर्स बाय नंबर इज नीडेड। मतलब मान लो मैंने लोन ले रखा है 50% लोन ले रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, 30% ले रखा है PNB से और 20% ले रखा है ICICI से। तो अगर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PNB भी मिल करके स्टार्ट करना चाहें रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि मिला करके उनकी टोटल लोन वैल्यू 80% हो जाती है, दैट इज मोर देन 75%, देन दे कैन स्टार्ट दिस रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट मी। सो दीज आर सम चेंजेस जो 2018 की गाइडलाइंस थी उसमें चेंज ला करके 2019 की गाइडलाइंस लेकर के आई है RBI। प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट इसका नाम दिया है। इससे सीधा सीधा प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। अब जरा देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। तो देखो RBI ने एक गाइडलाइन तो ला दिया कि बैंक्स को कैसे कैसे रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करना है फ्रॉम अ स्ट्रेस्ड एसेट, लेकिन उसके डिटेल्ड प्लानिंग अभी भी नहीं बताई है कि क्या क्या एक डिटेल्ड प्रोसीजर होंगे, क्या क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे फॉर स्टार्टिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो उस डिटेल्ड पैरामीटर्स को, डिटेल्ड फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है RBI ने जिसका नाम है KV कामत कमेटी, और ये कमेटी का अनाउंसमेंट RBI ने कल किया। सो दिस इज द रिसेंट न्यूज़। अ KV कामत कमेटी हैज़ बीन established under chairmanship of KV Kamath for developing the basic framework for the implementation of this prudential framework on resolution of stressed assets। और इस कमेटी के बाकी मेंबर्स भी हैं जैसे दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन एंड अश्विन पारिक। सारे नाम आप याद मत रखो, बस एक बार देख लेना PT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द एक्सपर्ट कमेटी shall also undertake a process validation of resolution plan। सरल शब्दों में बोले तो मान लो अगर कोई बैंक है SBI और वो रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट करना चाह रहा है किसी लेंडर के अगेंस्ट, तो ये जो कमेटी है ये अप्रूव करेगी, उसके बाद ही वो प्रोसेस रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट हो पाएगा। In our segment prelims related factual information, today we'll see the first information is regarding Manoj Sinha has been appointed as new Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Second factual information is the Office of the Principal Scientific Advisor of the Government of India and the Department of Science and Technology have jointly initiated formulation of a new National Science, Technology and Innovation Policy STIP 2020. It will be the fifth STIP और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी थी वो मनमोहन सिंह सरकार लेकर के आई थी इन 2013। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 599 to 600, जो हमारे आखिरी दो सवाल थे ऑफ आवर सीरीज 400 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स 2020। इसके साथ ही अब हम ये सीरीज़ बंद कर रहे हैं और ये जो 600 टॉपिक्स हमने मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स दिए हैं इनको PDF फॉर्म में कंपाइल करके हम आपके साथ शेयर कर लेंगे बहुत ही जल्द। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।